हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विकास सर के द्वारा बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने के बेटर अप्रोच को सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज हैं टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, सीएपीएफ एंड पीसीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। टुडे विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 91 से। देखिए, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग मर्जर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, इट विल बेनिफिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि मर्जर करने से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक का। अगर देखिए, अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मर्जर किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जानने से पहले मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि यहाँ पे मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं मर्जर की बात करूँ तो मर्जर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पर जितने भी मल्टीपल बिजनेस होंगे आपके, तो उसको आप एक बिजनेस में इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि आपका 1 and 2 and 3 बिजनेस है, तो 1 and 2 3 बिजनेस है, तो इसको आप एक बिजनेस दे दीजिए, उसका नाम दे दीजिए ए। इसको मर्जिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो और दो से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे क्या आते हैं, एक साथ आते हैं और एक बिजनेस सेटअप करते हैं। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अमलगमेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये तो मर्जर प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर भी 2 और मोर कंपनी एक साथ कंबाइन करती हैं और यहाँ पे एक बिजनेस फॉर्म करती है जो इंटायरली एक तरफ से बोल सकते हैं कि न्यू कंपनी कहलाएगी। ओके, तो उसका मतलब होता है अमलगमेशन। एक्विजिशंस नाम से ही पता चल रहा है एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्विजिशंस तभी होता है जब यहाँ पे कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है या उसके शेयर को परचेज कर लेती है। मान के चलिए कोई ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए कंपनी ने बी की कंपनी को परचेज कर लिया है या उनके शेयर्स को परचेज कर लिया है, तो ये ए कंपनी में इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स एक तरफ से आप बोल सकते हैं एक्वायर कर लिया गया है ए के द्वारा, तो उनको बोलते हैं एक्विजिशंस। और जितने भी कंट्रोल होंगे बी का, वो कौन ले लेगा? ए ले लेगा। तो एक्विजिशन उनको कहते हैं। अब देखिए, कंसोलिडेशंस आप सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्जर के बारे में। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब यहाँ पे जब भी आता है तो मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशंस ऑल टुगेदर 1 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों का तीनों, मर्जर, अमलगमेशन एंड एक्विजिशन, तीनों एक साथ अगर आता है तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? कंसोलिडेशंस कहेंगे। आई होप आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस में। रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड अचीविंग द एफिशिएंसी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं तो बेनिफिट क्या क्या होंगे? तो कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होंगे, तो हम लोग जो भी एफिशिएंसी होंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अचीव कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मर्ज करने का प्लान किया था। अचीविंग द इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये भी आपका सही है। एंड लीडिंग टू द कंसोलिडेशंस, तो ये भी आपका सही है। देखिए, 4th नंबर यहाँ पे देखा जा रहा है, द मर्ज एंटिटी विल हैव लेस एनपीएच कंपेयर टू द इंडिविजुअल। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी बैंक का एनपीए इशू होगा या एनपीए प्रॉब्लम होगा तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो ये ऑब्वियसली ये केस होता नहीं है, ये बेनिफिट नहीं देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 4th नंबर एलिमिनेट करेंगे तो सी एंड डी गया और ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? 91 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंक बोर्ड ब्यूरो कंस्टिट्यूटेड इन 2016। तो यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो का मतलब क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स इन द पीएसबी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली ये सही है आपका। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा क्यों लाया गया बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो को। तो यहाँ पे जनरली इंप्रूव करने की बात की जा रही है गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, और यहाँ पे जनरली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? अपॉइंट करती है ऑटोनोमस बैंक बोर्ड ऑफ द ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फंक्शंस इनका स्टार्ट हुआ है बीबीबी का, मीन्स बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का, ये 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं 3, और उनके बाद 3 एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, और एडिशन में आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक चेयरमैन भी होता है। अब इनके फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में बोला कि जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एज वेल एज इनका जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिलेक्शन
एंड अपॉइंटमेंट जो भी मैंने यहाँ पे बोला, और एक तरफ से ये एडवाइस भी देते हैं गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ द रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, कन्फर्मेशन से रिलेटेड, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर एंड टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शंस कर रही है, एज वेल एज यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरफ से एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, कौन, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स रिलेटेड जो भी यहाँ पे होते हैं पर्सनल पब्लिक सेक्टर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके बारे में भी ये एडवाइस देते हैं बैंक बोर्ड ऑफ द ब्यूरो। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड ऑप्शन, इट विल हेल्प पीएसबी इन डेवलपिंग द स्ट्रेटजी एंड कैपिटल राइजिंग प्लान। तो यहाँ पे मैंने भी बोला एक तरफ से एडवाइजरी की बात तो करते ही हैं। ओके, इट विल इंप्रूव द गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तो इनका ऑब्जेक्टिविटी ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होंगे। Consider the following statement regarding the insurance cover provider deposited by the deposit insurance and credit guaranteed corporation। देखिए DICGC, देखिए DICGC है क्या, ये जनरली आपका स्टेचुटरी एक्ट में आता है, तो आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में आता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिपॉजिट, यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग समझिए कि इनका मतलब क्या होता है। मान के चले कि कोई बैंक है, यस बैंक ले लीजिए। ओके, ये डूबने के कगार में था, डिफॉल्ट होने वाला था 2019 के आसपास, लेकिन यहाँ पे बैंक गवर्नमेंट ने इसको बचा लिया डिफरेंट तरीके से। चलिए वो बात नहीं है, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ कि DICGC का मतलब होता क्या है। अगर मान के चलिए कि यस बैंक डूब गया, या कोई बैंक है वो डूबने के कगार में है या डूब गया है, तो यहाँ पे अगर कस्टमर के पैसे जमा हैं तो उनको कितना डिपॉजिट मिलने वाला है इंश्योरेंस के तौर पे। देखिए, अगर मान चलिए बी या ए है, इनका 5 लाख रुपए डिपॉजिट है कहाँ पे, यस बैंक में, और इनका 1 करोड़ डिपॉजिट है यस बैंक में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये बैंक डूब जाता है तो इंश्योरेंस के तौर पे इनको कितने रुपए इनको मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अभी दिया गया है 1 लाख रुपीज़, अभी इनको इंक्रीज करके 5 लाख रुपीज़ की बात की जा रही है। तो अगर मान ले डिफॉल्ट हो जाता है यस बैंक, तो उनको 5 लाख रुपए डिपॉजिट के रूप में मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे 1 करोड़ रुपए हैं, तो यहाँ पे अगर 5 लाख मिलेंगे तो इनको 95 लाख का नुकसान होगा, किनको, बी पर्सन को, जबकि ए पर्सन को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात मैं बोला जाऊँ, कोई सी पर्सन है, उनका 1 लाख डिपॉजिट है। ओके, 1 लाख डिपॉजिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको 5 लाख मिलेगा, इनको 1 लाख ही रुपीज मिलने वाले हैं। अगर मैं न्यू नॉर्म्स की बात करूं, अगर 1 लाख से अगर इंक्रीज कर दिया जाए 5 लाख, अभी गवर्नमेंट यहाँ अप्रूवल दे दी है 1 लाख टू 5 लाख, पहले हम लोग का कितना था, 1 लाख ही मिलते थे, अब 5 लाख रुपए इंश्योरेंस के तौर पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे DICGC का मतलब वही होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका ये जो होता है DICG, वो रजिस्टर होते हैं ऑल कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक में आपका शेड्यूल बैंक के लिए होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक के लिए भी होते हैं। एज वेल एज आप यहाँ पे ले सकते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए होते हैं, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए होते हैं, और आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस बैंक के लिए भी होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया गया है 93 का, ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव टू रजिस्टर विद DICGC फॉर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस टू डिपोजिटर। तो यहाँ पे ये तो सही है, तो ये ऑप्शन सही है। RBI इनकर द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन और गवर्नमेंट इनकर द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन। देखिए यहाँ पे दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे जो बर्डन लेती है ये कौन लेता है, यहाँ पे जो बर्डन लेते, जो प्रीमियम कॉस्ट है उनका जो रिक्वायर्ड होता है, जो बर्डन लेते हैं वो बैंक खुद लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DICGC एक्ट में यहाँ पे बोला गया है कि प्रीमियम आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 15 पैसे पर 100 रुपीज़। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का 10 पैसे पर 100 रुपीज़ लिया जा रहा था प्रीमियम के रूप में। ओके, मेरे से नहीं, गवर्नमेंट बैंक यहाँ पे खुद बॉन्ड करती है, अपना बर्डन लेती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पैसे पर 100 रुपीज़ थे, लेकिन इनको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, 12 पैसे पर 100 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे RBI भी नहीं करती है और गवर्नमेंट नहीं करती, यहाँ पे क्या कौन करते हैं, यहाँ पे बैंक इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 93 का ऑप्शन क्या होगा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट्स बैंक। देखिए पेमेंट्स बैंक, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताना था डिपॉजिट DICGC के बारे में। यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होते हैं द फॉरेन गवर्नमेंट डिपॉजिट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटर बैंक, जो भी यहाँ पे डिपॉजिटर होते हैं वो कवर नहीं किए जाते हैं इंश्योरेंस में। यहाँ पे इंश्योरेंस में कौन कौन कवर किया था, जैसे मैंने भी बताया ऑल कमर्शियल बैंक यहाँ पे मैंने लिया था,
और यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन यहाँ पे आपका फॉरेन बैंक यहाँ पे और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिपॉजिट होता है एज वेल एज इंटर बैंक डिपॉजिट होता है वो कवर नहीं किए जाते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पेमेंट बैंक। देखिए पेमेंट बैंक होता है क्या, जनरली पेमेंट बैंक का मतलब क्या होता है और एम क्या होता है। देखिए पेमेंट बैंक जनरली ये प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का मतलब क्या है कि हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स यहाँ पे सभी के पास फाइनेंस होना चाहिए जो एक तरफ से सेविंग करे, तो कहाँ पे करे, वो बैंक में करेंगे, ओके, तब न जाके वहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट बैंक को लाया गया, और वो किस वे में किया जाएगा, वो आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट में किया जाएगा, एज वेल एज आपका जो भी यहाँ पे होंगे रिमिटेंस या पेमेंट सर्विस ऑफ द माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स के लिए भी हो सकते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए हो सकते हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटिटी के लिए भी यूज होते हैं पेमेंट बैंक। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट बैंक होता है आपका यहाँ पे ये डिफरेंशिएट बैंक होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशिएट बैंक। डिफरेंशिएट बैंक के अंदर ही आपके दो टाइप के बैंक आते हैं, पहला बैंक आता है पेमेंट बैंक एंड दूसरा आता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। देखिए यूनिवर्सल बैंक में आपका क्या होता है ना कि यहाँ पे सभी टाइप के आपके ऑप्शंस खुले होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पज, डिफरेंशिएट बैंक में सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही ओपन किए जाते हैं वो बैंक। जैसे कि पेमेंट बैंक अगर ओपन किए गए हैं तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन या डिपॉजिट या के लिए ओपन किए जाते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे पेमेंट बैंक में आप ले सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या रहेगा, एटीएम कार्ड मिल सकता है। तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बैंक ओपन किए जाते हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएट बैंक कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सल बैंक जैसे आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे सारे काम होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट बैंक में सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं पेमेंट बैंक का। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछती है फंक्शंस से रिलेटेड। अगर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पेमेंट बैंक में होते हैं ये जनरली डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट में आपका यहाँ पे क्या होगा, सेविंग एंड करेंट अकाउंट को डिपॉजिट किया जाता है। यहाँ पे कोई उधार नहीं दिया जाता है, मीन्स यहाँ पे कोई लेंडिंग एक्टिविटी नहीं होंगे। ओके और यहाँ पे पेमेंट बैंक में आप देख सकते हैं कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तो इशू किया जाता है, बट लेकिन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू नहीं किया जाता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पेमेंट में आपका रिमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है, और बैंकिंग क्रॉसपेंडेंट का भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बैंकिंग क्रॉसपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से ये हेल्प करते हैं विलेजर को बैंक अकाउंट खोलने के लिए। ओके तो ये सब फंक्शंस होते हैं पेमेंट बैंक के। चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऑप्शन पे। दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विथ अकाउंट बोथ। देखिए यहाँ पे भी मैंने बोला टाइम डिपॉजिट यहाँ पे नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन गलत होंगे, तो पहला ऑप्शन आप काट दीजिए ये और ये। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दे आर सेटअप एज ए डिफरेंशिएट बैंक। अभी मैंने बताया डिफरेंशिएट बैंक सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है। अब स्पेशल पर्पस मैंने आपको यहाँ पे बोला था सॉरी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बैंक स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, सो ये ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड में अगर आप चलते हैं, दे मे एक्ट एज ए बिजनेस क्रॉसपेंडेंट फॉर अदर बैंक, ये भी आपका सही है, हेल्प करते हैं विलेजर्स को। दे विल प्रोवाइड द पेमेंट रिमिटेंस सर्विस टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स एंड स्मॉल बिजनेस, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में से पूछा गया, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपका क्या है, जस्ट लाइक एज ए पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। ओके इट अलाउ डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट। अभी मैंने यहाँ पे बोला सिर्फ ये डिमांड डिपॉजिट की बात करते हो, डिमांड डिपॉजिट में भी किन की बात करते हैं, ये सेविंग एंड करेंट में बात करता है कौन, पेमेंट बैंक। तो ऑब्वियसली बात है फिक्स डिपॉजिट तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत हो तो आप गलत कीजिए, ए एंड बी एलिमिनेट कर सकते हैं। इट अलाउ द सेविंग एंड करेंट अकाउंट बोथ, तो ये तो सही है आपका। और देखिए यहाँ पे जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की थोड़ा सा मैं बात करूँ तो ये जनरली आपका पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, और ये किनके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किनके अंदर में आते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके तो यहाँ पे पेमेंट बैंक है तो ओनली डिमांड डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इस तरीके से आपका आंसर सेकेंड एंड थर्ड दोनों सही होगा, इट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी आपका डिफरेंशिएट बैंक से रिलेटेड है। देखिए ये जो मैंने पेमेंट बैंक या पोस्ट पेमेंट बैंक की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है CRR एंड SLR का कुछ
कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था कि हर बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं CRR एंड SLR। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट बैंक भी यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड या कुछ CRR SLR को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि एक तरफ से सर्व कर सके नीच इंटरेस्ट को लेके। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आज जनरली आपका पार्टिकुलर रूरल बैंक नहीं होता है, लेकिन हाँ एक तरफ से ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी, ये इनका काम होता है। जैसे पेमेंट बैंक का काम क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इनका भी काम होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 96 का अगर मैं बात करूँ इनका ऑप्शन से, रिलेटेड टू सप्लाई द क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, ये सही है। ओके, टू सप्लाई द क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं होता। इसलिए आपका देख सकते हैं कि थर्ड नंबर ऑप्शन आपका गलत होता है। इस तरीके से 96 का ए ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिविटी आपका क्या हो सकता है, तो आप लिंक कर सकते हैं। मैंने पेमेंट बैंक के बारे में बोला, तो पेमेंट बैंक के अंदर में, सॉरी, डिफरेंशिएट बैंक के अंदर में आपका पेमेंट बैंक आता है और स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी वही ऑब्जेक्टिविटी होता है जो पेमेंट बैंक का होता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली क्या करती है, प्रोवाइड तो करती है और क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेस यूनिट को, लेकिन वहाँ पे पेमेंट बैंक आपका क्या करता है, वो प्रोवाइड नहीं करती है, क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करती है। ओके, और देखिए ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है वो किनको प्रोवाइड करती है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे रहता है, जो 25% आपका लोन होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक सेक्टर बना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है। अगर ये पर्सन्स, और एक होता है रियल एस्टेट का कोई पर्सन्स लोन मांगने के लिए जा रहा है, ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन जल्दी मिलेगा, उनके बाद आपको रियल सेक्टर को लोन मिलेगा, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब सबसे पहले लोन किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो 75% यहाँ पे क्या आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को मिलने वाला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। ए न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाय विच कमिटी। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चंस पूछा गया है, स्टैटिक पोर्शन से है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा होगा, ये आपका होगा मेलगम कमिटी। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को ही हम लोग बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक जनरली आपका ऑर्गेनाइज होता है, इनका जो प्रिंसिपल होता है वो डिपेंड करता है कोऑपरेशन पे, सेल्फ हेल्प पे एंड म्यूचुअल हेल्प पे डिपेंड करता है। और जो इनका जो फंक्शंस होता है जस्ट लाइक एज ए 1 मेंबर 1 वोट के जैसा होता है, 1 मेंबर 1 वोट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस, ये इनका फंक्शन है। इस तरीके से ये काम करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ओके, और यहाँ पे जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, यहाँ पे सभी को लोन प्रोवाइड किया जाता है जिनको नीडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे यहाँ पे, दैट इज द परफॉर्म टू ऑल द बैंकिंग फंक्शंस, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एज वेल एज सप्लाई ऑफ द क्रेडिट एंड प्रोविजन ऑफ द रिमिटेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, किनके द्वारा, ये कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में ही आपका क्या होता है, एक अर्बन एरिया में होते हैं, एक सेमी अर्बन एरिया में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो मोस्टली आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, कोऑपरेटिव बैंक आपका जो होता है ये एक तरफ से मनी मार्केट में बिलोंग करते हैं, और आप देख सकते हैं एक तरफ से कैपिटल मार्केट में भी बिलोंग करते हैं। और इस जगह पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उनका जो एसएलआर सीआरआर और एसएलआर जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, वो जनरली कम होते हैं किनसे, जो आपका कमर्शियल बैंक होते हैं, लेकिन इनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है कोऑपरेटिव बैंक को। चलिए चलते हैं इनके ऑप्शंस पे। दे आर अंडर द ड्यूल रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। हाँ, ये जनरली आपका क्या है, ड्यूल रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे 98 का जो ए ऑप्शन है ये सही होगा, पहला ऑप्शन। दे आर सुपरवाइज बाय द नाबार्ड, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइज नाबार्ड के द्वारा नहीं किया जाता है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, इसलिए आप बोल सकते हैं 98 का ऑप्शन ए सही होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 के। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रीजनल रूरल बैंक के बारे में पूछा गया है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इनके बारे में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। इस ऑप्शंस को देखने से पहले देखिए, जो आपका रीजनल रूरल बैंक होते हैं इनका एक्चुअली वर्क क्या होता है। ये ऐसा होता क्या है, जनरली ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एज वेल एज अदर रूरल सेक्टर में भी ये लोन को प्रोवाइड करते हैं। और ये जब आया था, इनका रिकमेंडेशन दिया गया था, ये नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 के अंदर में इनका रिकमेंडेशन दिया गया था, जिसके कारण ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में ये इस्टेब्लिश हो गया। देखिए, जो इनका स्टेक होल्डर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी में भी इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेक होल्डर इनका क्या होगा, कितना रेशियो में या कितना परसेंटेज में लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो होता है वो 50% होता है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, वो उनका होता है 15%। और यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक का यहाँ पे कितना होगा आपका 35% होता है। तो ये जो स्टेक होल्डर होते हैं, ये जो रेशियो होते हैं उनका क्या होता है 15:35 के रेशियो में होता है रीजनल रूरल बैंक का। और इनका देखिए, जनरली आपका रीजनल रूरल बैंक का अगर मेन ऑब्जेक्टिविटी को चेक करें तो एक तरह से क्रेडिट प्रोवाइड करती है किनको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को, आर्टिसन एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को भी ये लोन प्रोवाइड करती है, मीन्स क्रेडिट के रूप में ये प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे ये भी देखती है, जनरली वो चेक करती है जितने भी पैसे बाहर गए हैं, डिपॉजिट बाहर गए हैं अर्बन एरिया में, और एक तरफ से ये इम्बैलेंस होते हैं आपके रूरल एंड रीजनल इम्बैलेंस होते हैं, उनको रिड्यूस करने का भी कोशिश किया जाता है आरआरबी के द्वारा। एज वेल एज आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किया जाता है। और यहाँ पर अगर मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करूँ तो आरआरबी जनरली यहाँ पे 25% प्रोवाइड करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 99 का ऑप्शन पहला, दे आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, सही है, एंड दे आर सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड। तो ये आपका दोनों का दोनों आंसर सही, इसलिए 99 का यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नाबार्ड प्रोवाइड द रीफाइनेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन के ऑप्शन जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि नाबार्ड का मतलब होता क्या है और उनका एम या ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। देखिए, नाबार्ड जनरली एक तरफ से डेवलपमेंट बैंक ही है, और एक तरफ से वो फोकस करती है जनरली आपका रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। देखिए, इनका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ठीक। तो ये एक तरफ से स्टेचुरी बॉडी है, और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं तो इनका स्पेसिफिक गोल जो ओरिएंटेड होता है ये 3 चीज़ पे डिपेंड होता है, फाइनेंशियल, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन पे डिपेंड करता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल जनरली प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस सपोर्ट देती है, एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बिल्डअप करने के काम करती है। तो यहाँ पे जो इनका होता है, ये जो रीफाइनेंस के काम करते हैं कौन, नाबार्ड, यहाँ पे ये डायरेक्टली पे नहीं करते हैं इंडिविजुअल्स को, ये डायरेक्टली पे नहीं करते, क्योंकि ये फाइनेंस करते हैं किनको, कॉमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये देते हैं। इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, इसलिए 100 का ऑप्शन डी होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।